इस चित्र में हमारे पास एक गर्भवती स्त्री है और उसके गर्भाशय के अंदर एक छोटा भ्रूण है। ये जो छोटा कक्ष है जिसमें भ्रूण रह रहा है, उसे गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय एक अंग है और ये अंग महिलाओं में पाया जाता है। ये बहुत ही मजबूत और पेशीय अंग होता है। वास्तव में यदि आपने कभी प्रसव यानी कि डिलीवरी देखी है, तो वास्तव में माँ को गर्भाशय पर दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। इसलिए गर्भाशय वो कमरा है जिसमें बच्चा रहता है। लेकिन जिस वातावरण में बच्चा रहता है, वो हमारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस स्थान में एमनियोटिक द्रव होता है और बच्चा महीनों तक इस तरल में तैरता है। पूरे 9 महीने तक बच्चा एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है और इससे कुछ स्पष्ट प्रश्न उठते हैं। बच्चा सांस कैसे लेता है, या भोजन कैसे करता है, वो अपनी जरूरतों की पूर्ति कैसे करता है। आइए सोचते हैं कि उसकी जरूरतें क्या हैं। उन्हें सूचीबद्ध करते हैं। एक जरूरत है ऑक्सीजन। अगर बच्चा फेफड़ों यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन नहीं ले रहा, तो उसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है। ध्यान रहे कि उसके फेफड़े एमनियोटिक द्रव से भरे होते हैं। उसे पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जो उसे ऊर्जा के लिए चाहिए। अब सोचिए अपशिष्ट की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैसे बाहर निकालता है। हमारे लिए ये आसान है, हम बस सांस छोड़ते हैं। लेकिन जब फेफड़े द्रव से भरे हैं, तो बच्चा ये कैसे करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों से कैसे छुटकारा पाता है। पता चलता है कि ये सभी मुद्दे बहुत जरूरी हैं और माँ और बच्चा मिलकर इनका समाधान निकालते हैं। ये माँ और बच्चे के लिए साथ मिलकर काम करने का पहला मौका होता है। इस समाधान को अपरा यानी कि प्लेसेंटा कहा जाता है। आपने अपरा का नाम सुना होगा। बच्चा अपरा की ओर कुछ रक्त वाहिकाएं भेजता है। ये होती है नाभि धमनी यानी कि अम्बिलिकल आर्टरीज। बच्चा एक नाभि शिरा यानी कि अम्बिलिकल वेन भी भेजता है, जो अपरा से रक्त वापस लाती है। ये तीनों रक्त वाहिकाएं, दो धमनी और एक शिरा मिलकर गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती हैं। आपने गर्भनाल का नाम सुना होगा और अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है। अगर आप गर्भनाल को काटें, तो ये अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। एक बड़ी रक्त वाहिका होती है, नाभिशिरा। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसे लाल रंग से दर्शाया गया है। भले ही ये शिरा है, क्योंकि ये दिल की ओर आ रही है। और दो नाभि धमनी होती हैं जिनमें ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए उन्हें नीले रंग से दिखाया गया है। ये सब वॉटन्स जेली नामक एक जेली जैसे पदार्थ में ढकी होती हैं। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है। मुंह को वी यानी कि शिरा यानी कि वेन माने और आंखों को ए यानी कि धमनी मतलब आर्टरी माने। इस तरह याद रखें कि एक नाभि शिरा और दो नाभि धमनी होती हैं और ये सभी वॉटन्स जेली में घिरी होती हैं, और यही होता है गर्भनाल। अब आइए अपरा की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये वास्तव में एक अत्यंत रोचक अंग है। ये हमें वो कार्य करने देता है जो हम सामान्य जीवन में नहीं कर सकते, परंतु गर्भावस्था में कई महीनों तक संभव होते हैं। अब हम चित्र को उल्टे तरीके से देखेंगे। ये होगी गर्भाशय की दीवार, एक मजबूत पेशीय दीवार। अब चलिए माँ की रक्त वाहिकाओं को चित्रित करते हैं, जैसे गर्भाशय धमनी यानी कि यूट्रीन आर्टरी। ये गर्भाशय को ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, क्योंकि ये एक बड़ा पेशीय अंग है जैसे रक्त की जरूरत होती है। साथ ही गर्भाशय शिरा यानी कि यूट्रीन वेन भी होती हैं। ये रक्त वाहिकाएं एक ऊतक की परत से होकर गुजरती हैं। ये माँ का ऊतक है, जिसे बेसल प्लेट कहते हैं। ये हिस्सा अपरा का भाग होता है और माँ की कोशिकाओं से बना होता है। अब बात करते हैं मजेदार हिस्से की। गर्भाशय धमनी रक्त को एक खुले क्षेत्र में छोड़ती है, जहाँ रक्त सीधे एक पूल में आ जाता है, बिना किसी अन्य रक्त वाहिका में जाए। इस पूल में माँ की लाल रक्त कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। ये सामान्य रक्त परिसंचरण से बिल्कुल अलग है। इसे हम गर्म पानी का टब यानी कि हॉट टब जैसा सोच सकते हैं। गर्भाशय धमनी जैसे जेट है जहां से पानी आता है, और गर्भाशय शिरा जैसे निकास नली यानी कि ड्रेन। इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जो भ्रूण चाहता है। अब भ्रूण की बात करें,
इसकी नाभि धमनी नीचे की ओर आती है और फिर शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं मां के रक्त में पहुंचती हैं और इसमें पोषकोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट नामक भ्रूणीय कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रक्त में घुसती हैं और भीतर रक्त वाहिकाएं होती हैं जो मां के रक्त के पास होती हैं। अब होता है विसरण यानी कि डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और पोषक तत्व भ्रूण के रक्त में प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। दोनों के रक्त संपर्क में नहीं आते। माँ और बच्चे के लाल रक्त कोशिकाएं अलग ही रहती हैं। एक बंद प्रणाली होती है। फिर रक्त केशिकाएं वापस जाती हैं और सारी समृद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त नाभि शिरा में मिल जाती हैं। यदि नीचे का हिस्सा बेसल प्लेट है तो ऊपर का हिस्सा जरायु प्लेट यानी कि कोरियोनिक प्लेट कहलाता है। ये भ्रूण की कोशिकाओं से बना होता है। इस प्रकार अपरा तीन भागों का समुच्चय है। मां का हिस्सा बेसल प्लेट, भ्रूण का हिस्सा जरायु प्लेट और बीच का साझा क्षेत्र जहां मां का रक्त भ्रूण की शाखाओं के संपर्क में आता है। इसी वजह से अपरा इतना अद्भुत अंग है।